हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं वन स्टॉप एमसीए की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, पिछली वीडियो में हमने देखा था लॉजिकल रीजनिंग निमसेट की 2017 के पेपर की। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक सारे क्वेश्चन को देखा था और सॉल्व किया था। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी। मेरे को बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि भैया बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स थी और उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। उन्होंने बहुत सारे पेपर्स में सेम पैटर्न के क्वेश्चंस देखे और उन टिप्स एंड ट्रिक्स से वो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हुए। खासकर जो स्क्वायर वाली क्विज की ना, काउंटिंग द स्क्वायर और काउंटिंग द रेक्टेंगल वाला जो ट्रिक था वो सब लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। फिर उसी के साथ अब हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 50 ऑनवर्ड्स मतलब 50 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे होंगे और मैं आप सबको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको पैटर्न मेंटेन करना है अपने अंदर और आप कौन कौन से क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो टाइम मैनेजमेंट अच्छी करने के लिए। तो चलिए यार, इस वीडियो को शुरू करते हैं। राइट, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखी है लास्ट वीडियो तो जल्दी से जाके भैया उसको देख लो, चैनल के ऊपर ही वो अवेलेबल है। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हम 50 ऑनवर्ड मतलब 51 क्वेश्चन से शुरू कर रहे होंगे। राइट, और सब यार कॉपी पेन लेके साथ में बैठना। सत्यनारायण की कथा नहीं है ये, समय पिछली वीडियो में भी कहा था। कॉपी पेन साथ में होगा तभी आपको हेल्प मिल रही होगी, आप साथ में सॉल्व कर पा रहे होगे और ट्रिक्स को मेंटेन कर पा रहे होगे। राइट, चलिए यार शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या कह रहा है यार, अ कैटरपिलर क्रॉल्स अप अ पोल ऑफ 75 इंचेस हाई। ठीक है भैया, एक कैटरपिलर है, उसको एक 75 इंचेस का पोल चढ़ना है। स्टैंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड से चढ़ना, वहां से शुरू करना है। ईच डे इट क्रॉल्स अप 5 इंचेस एंड ईच नाइट इट स्लाइड्स डाउन 4 इंचेस। तो होता क्या भैया, कैटरपिलर रोज जो है पूरे दिन कैटरपिलर धीरे धीरे चलता है तो 5 इंच रोज चढ़ पाता है, और होता क्या रात को जब वो रेस्ट करने के लिए सोता है तो रात को वो 4 इंच नीचे खिसक जाता है। तो इसी तरह से करते करते वो रोज 5 इंच ऊपर जाता है, 4 इंच नीचे आता है। तो बताओ उसे कितने डेज लग रहे होंगे। तो यार एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। अब इसके अंदर यार हम लोग क्या देख सकते हैं कि यार अगर हम लोग इफेक्टिव देखें तो यार वो एक दिन में 5 चढ़ा और साथ में 4 फिसल गया, तो उसके इफेक्टिव क्या होगा भैया, एक दिन में कितने इंच चढ़ा होगा, वो 1 इंच चढ़ा होगा। राइट, अब इस क्वेश्चन में यार एक चीज देखने वाली ये आ जाती है कि यार वो 1 1 इंच करके चढ़ रहा है। तो हमारे पास भाई 75 इंचेस हमारे को चढ़ना है। तो यार कुछ लोग क्या करेंगे, अच्छा सोचेंगे अच्छा 1 1 इंच चढ़ रहा है, 75 डेज के अंदर चढ़ेगा तो भैया 75 इंच चढ़ना है तो भाई 75 डेज में चढ़ेगा। तो ये थोड़ी सी गलती हो सकती थी, पर यार यहाँ पे उस गलती का ऑप्शन नहीं, क्योंकि 75 डेज दे नहीं रखा। दूसरी चीज बच्चों के दिमाग में क्या आती है यार, ए ऑप्शन देख के 70 डेज में वो कहाँ पे होगा, 70 पे। 70 के बाद भैया +5 करेंगे तो यार बच्चे बोलेंगे कि यार 70 तो चढ़ चुका है, +5 करेंगे तो 75 को क्रॉस कर जाएगा। पर नहीं, यहाँ पे 70 भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि भैया 70 डेज के अंदर वो जब +5 पहुंचेगा तो 75 इंच पे पहुंचा होगा, लेकिन अभी भी उसको 1 इंच चाहिए कि वो 75 इंच के पोल को क्रॉस कर सके। मतलब समझ रहे हो कि अगर आप यहाँ पर इस लेवल पे पहुंचे हुए हो तो अभी आप स्टेयर चढ़ते हुए आ रहे हो, तो आप यहाँ इस स्टेयर के यहाँ लास्ट स्टेयर पे पहुंचे हो। इस स्टेयर के आप ऊपर जब जाओगे तब आप उस फ्लोर पे पहुंच पाओगे। तो अभी जैसे स्टेयर के एंड पे पहुंचा है, उसको एक स्टेप और ऊपर लेना पड़ेगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 71 डेज हो रहा होगा, जिसमें भैया जब 71 डे पे वो 76 स्टेप पे खड़ा होगा। मतलब 71 डेज का मतलब क्या होगा कि भैया कि वो एक एक करके चढ़ रहा है। जब वो 71 वाले स्टेप पे खड़ा होगा तो +5 करेंगे तो 75 + 1, तो यार वो इस पोल को ऊपर तक पहुंच रहा होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो 71 होगा, 70 इसका आंसर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए देख के 70 आंसर लगा देंगे। तो यार इस गलती को हमारे को ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां जो हमसे होती हैं वो ऑप्शन ए के अंदर ही होती है, कि हमें लगता है यही ऑप्शन है, हम टिक कर देते हैं, पर हमारे को क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से करना चाहिए। तो चलिए यार इसी के अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ने इन्वेस्टमेंट करी जो कि उसकी हर 5 साल में डबल हो रही थी। मतलब अगर आपने 100 लगाए तो 200 हो गए, वो फिर हेरा फेरी वाली स्कीम हो गई ना। एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल कि यार 14 दिन में पैसा डबल कर रहे हैं वो। चलो यहाँ तो 5 साल का टाइम है। तो यार अगर उसने पहले 5,000 रुपए लगाए और 1990 से उसने शुरू करा, ठीक है, उसके 1995, 2000, 2005 में उसने 5,000 रुपए और लगाता गया। देन व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय 2010। ठीक है, अब हमारे को निकालना है 2010 में उसके पास क्या होगा। तो यार हम इसको बना लेते हैं। तो थोड़ा मैं जूम इन कर लूं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि यार 1990 के अंदर एक आदमी ने 5,000 रुपए जमा करा है। ठीक है भैया, बहुत सही। तो भैया उसने 5,000 रुपीज डिपॉजिट करे और वो बोल रहे भैया 5 साल बाद जो इसका पैसा है वो डबल हो जाता है। तो भैया 1995 में क्या हुआ होगा, उसके पैसे जो थे वो हो गए होंगे 10,000। कितने हो गए होंगे, 10K। 5,000 का डबल हो जाएगा 10K। और साथ ही साथ एक और चीज हमारे को उन्होंने बोली है क्वेश्चन के अंदर कि वो 5,000 पे हर बार जब उसके पैसे डबल हो रहे हैं और डाल रहा है, तो प्लस इसमें क्या हो जाएगा 5K, प्लस इसमें हो रहा होगा 5K। तो टोटल कितना जमा हो गया 1995 के अंदर, 15K जमा हो गया भैया। चलो भैया बहुत सही है, 15K जमा हो गया उसके बैंक में। अब भैया
1995 के बाद क्या बोला है, अगले 5 साल में फिर से पैसे डबल होंगे। तो जब भैया 2000 आएगा, साल 2000 आएगा, तो उसके बाद भैया 15 के कितने डबल हो जाएंगे, 30 के डबल हो रहे होंगे। इस 30 के में उसने क्या करा होगा, फिर से भाई 5 के ऐड करके उसने दोबारा सबमिट कर दिए होंगे। तो अब इसने कितने सबमिट कर दिए, 35 के सबमिट कर दिए होंगे बैंक में। ठीक है भैया। सिमिलरली भाई 2005 में क्या हो रहा होगा, 2005 में हमारे को ये देखने को मिल रहा होगा कि 2005 के अंदर इस बंदे के पास आ गए होंगे 70 के। उस 70 के अंदर इसने क्या करा होगा, फिर से भैया 5 के जमा करा दिए होंगे, तो भैया 75 के जमा हो गए होंगे, राइट। अब हमारे को भैया लास्ट पूछा था उसने भैया 2010 में उसे कितना पैसा मिलेगा। तो भैया अब लास्ट हमारे पास 2010 है, 2010 में क्या हो रहा होगा, 2010 में भैया इस पैसे का डबल हो रहा होगा। तो 75 के का डबल क्या हो जाएगा, 75 के का डबल हो जाएगा तुम्हारा 1.5 लाख 1,50,000 रुपीज। 2010 में क्या हो रहा होगा भैया, 75 के का डबल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5 LPA, मतलब 1,50,000 रुपीज लैक्स उसके पास आ रहे होंगे। तो भैया ऑप्शन में जाकर हम लोग देख लेते हैं। तो भैया 1.5 ये दे रखा है भैया 1,50,000, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ हम इसको मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो चलो यार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन जो था इसने बहुत बच्चों का टाइम वेस्ट किया था, बहुत बच्चे इसमें लगे रहे, और कुछ बच्चों को जो 2017 का पेपर बिगड़ा वो इसी चक्कर में बिगड़ा। मेरे बहुत सारे सीनियर्स थे जिनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में था, सबने बताया कि यार ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था। अगर हम लोग यार इस क्वेश्चन की बात करें कि ये कंफ्यूजिंग क्यों था, राइट। तो यार अगर हम इसमें ये देखें कि यार इस क्वेश्चन में हमारे को ABCDEFG, पहले तो यार 8 लोग दे रखे हैं और उनके 8 हमारे को प्रोफेशन दे रखे हैं। तो जब यार ये 8 का देखो, जब मैं तुम्हारे को क्या बोला कि तुम पजल सॉल्व करने जा रहे हो, तो इसमें 3 या 4 या 5 अननोन्स हो, उन पजल्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और बहुत इजीली उनका आंसर भी मिल जाता है और बहुत सारे ऑप्शंस उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। पर यार अगर 5 से ऊपर या 6 से ऊपर अगर आपके पास पजल पे वेरिएबल्स चले जाए, तो उनको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अवॉइड करो। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अवॉइड करने का मतलब है कि जैसे मैं बोलता हूँ यार, कुछ मेंटल राउंड के होते हैं। मेंटल राउंड मतलब जो तुम देख के टिक कर रहे हो, उसके बाद कुछ फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन होते हैं जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाले, जैसे तुम्हें लगता है कि यार हाँ यार ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम्हारे को थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। पर यार ये वो क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे पास टाइम एक्स्ट्रा बचा हो तभी तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं तो तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो। और जहां तक मुझे याद है कि 2017 के अंदर यार इस पेपर क्वेश्चन पेपर में एक एम्बिग्यूटी थी कि यहाँ पे जो इसने बोला था कि यार ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर, और यहाँ पे इसने ये चीज सेम चीज बोली थी, द वन हु इज एन आर्किटेक्चर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। तो भैया ये जो सोल्यूशन था ये गलत था। अगर आप अरिहंत की बात करेंगे तो अरिहंत में दे रखा है इसका सोल्यूशन, पर वो अरिहंत का सोल्यूशन भी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है दोनों कंडीशंस को। तो यार ये क्वेश्चन जो था ये बोनस में चला गया था 2017 का, और इस क्वेश्चन को जिन लोगों ने अटेम्प्ट करा था या नहीं करा था सेम चीज हो गई थी, सबको इक्वल वेटेज की मार्क्स इस वाले क्वेश्चन में दे दिए गए थे। तो यार ये बोनस क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। अगर कोई अरिहंत का सोल्यूशन फॉलो कर रहा है तो उस सोल्यूशन को बिल्कुल फॉलो मत करना, वो सोल्यूशन थोड़ा सा गलत है। उसके अंदर आपको पूरा ऐसा बना हुआ मिल जाएगा, अगर आप बोलोगे तो मैं भी अपलोड कर दूंगा। पर आप लोग जब चेक करोगे उस क्वेश्चन के अंदर, तो यार ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर और द वन हु सिट्स द आर्किटेक्चर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द टीचर, ये कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे उसके अंदर एफ बैठ रहा होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप अरिहंत से देख रहे हैं तो अरिहंत में आप जरूर देखेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी, तो वहां से इस क्वेश्चन को बिल्कुल फॉलो मत करना, मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को फॉलो मत करना, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशन का डिफॉल्ट था, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यार। तो ये क्वेश्चन को अगर आप फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट राउंड में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो जिसमें आपको 6 से ज्यादा वेरिएबल्स दिख रहे हो या 6 से ज्यादा उसके अंदर आपको कॉम्बिनेशंस दिख रहे हो, उसको जितना हो सके आप अवॉइड करने की कोशिश करो। चलिए यार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सारा उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे तो 4 थे, राइट। अब हम लोग आते हैं यार इस क्वेश्चन के ऊपर कि राघव लेफ्ट हिज हाउस होम फॉर ऑफिस इन द कार, ही ड्रोव 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। सबसे पहले भैया नॉर्थ साउथ याद करने के लिए सबसे पहली चीज ये बना के रख लो भैया, नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे होता है, साउथ इंडिया से याद रख लो। उसके बाद भैया ईस्ट और वेस्ट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, भैया ऐसे याद रखता हूँ मैं तो कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि पूरा पहले बंगाल था, उसके 2 पार्ट्स हुए थे, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश इज आवर ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल हमारा वेस्ट की, मतलब जो बांग्लादेश का दूसरा पार्ट था वो वेस्ट की तरफ रह गया था। तो भैया वेस्ट हमारा होता है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे और ईस्ट हमारा होता है अरुणाचल प्रदेश जहाँ से सूरज निकलता है। तो मैं इस तरह से याद रखता हूँ कि वेस्ट बंगाल वेस्ट में है, तो भैया वेस्ट जो है हमारी लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। तो यार इस चीज को याद रखना, बच्चे इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और कभी कभी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन इन चीजों के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो यार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राघव लेफ्ट हिज होम इन ऑफिस फॉर, मतलब राघव ऑफिस जाने के लिए अपनी कार में निकला, ही ड्रोव 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड देन टर्न टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। भैया वो 15 किलोमीटर गया नॉर्थ के अंदर, 15 किलोमीटर गया नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है भैया। ये 15 किलोमीटर की लाइन बन गई हमारी, एक 15 किलोमीटर गया वो नॉर्थ डायरेक्शन में, उसके बाद मुड़ गया था वो ईस्ट के अंदर। ही देन टर्न टू द 15 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड देन टर्न ईस्टवर्ड्स एंड कवर्ड 8 किलोमीटर, ठीक है भैया। ईस्ट में मुड़ा, ईस्ट हमने अभी डायग्राम से देखा यहाँ था, तो भैया 8 किलोमीटर उसने ईस्ट में कवर करे, ठीक है भैया बिल्कुल सही है।
उसके बाद क्या कह रहा है, ही देन टर्न टू द लेफ्ट एंड कवर्ड 1 किलोमीटर। अब भैया अब आपको यहाँ पे देख के लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हो रही है, तो आप खुद अपने आप को इस पोजीशन में होल्ड कर लो। यार अगर मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ तो चेक करो भाई मेरा लेफ्ट हैंड कहाँ जा रहा है और राइट हैंड कहाँ जा रहा है। भैया मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ पर है, तो भैया लेफ्ट जो मेरी लेफ्ट पोजीशन होगी वो ये वाली हो जाएगी। तो क्या लिखा था भैया, लेफ्ट में क्या, ही देन टर्न टू द लेफ्ट एंड कवर्ड 1 किलोमीटर, और लेफ्ट में जाके उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल और कर लिया। ही अगेन टर्न टू द लेफ्ट एंड ड्रोव फॉर 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे भैया लेफ्ट लेंगे और 20 किलोमीटर यहाँ चलेगा, तो 20 किलोमीटर के लिए वो यहाँ चला गया। ठीक है भैया, बहुत सही है। drove to office तो reached office, तो how far is in office and in which direction is office from here। यार हमारे को ये दिख रहा है कि यार अगर हम इसमें देखें कि यार ऑफिस जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। तो भैया पहले तो हम देखोगे जिसमें नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन नहीं है, देखो डी ऑप्शन में तो नॉर्थ वेस्ट है नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। उसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें यार इस क्वेश्चन के अंदर, तो यार हम लोग ये देख रहे होंगे, जस्ट अ मिनट, मेरे को क्वेश्चन एक बार नीचे खोल लूंगा अपने पास। तो यार अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यार ये हमारा ना एक ट्रायंगल कंप्लीट करके हमारे को पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पा रहे होंगे हम इसके अंदर। जैसे कि यार ये 15 है, ये 15, ये यहाँ पे पूरा ये 20 का था, तो इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो यार ये चीज हो जाएगी 12 की, और ये 15 जमा 1 हो जाएगा 16। तो यार ये जो पूरी साइड हो जाएगी ये 16 की हो जाएगी, और ये जो साइड होगी ये 12 की हो जाएगी। ठीक है, तो यार इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि भैया हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। फिर इसको हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके, तो भैया आपको इसमें आंसर मिल रहा होगा 20 किलोमीटर सॉल्व होने के बाद। तो भैया 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो भैया इसका आंसर जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बस इसको भाई डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन कहते हैं। इसको डायरेक्शंस की भाई अच्छी नॉलेज है, उस क्वेश्चन को बहुत इजीली पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के सॉल्व कर लेगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो यार हम लॉजिकल रीजनिंग में भी 50% से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 60-70% क्वेश्चन तो हम लोग मैथ्स की सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि हमारी बेस मैथ्स होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी पे यार अच्छे से फोकस करना चाहिए। फिर आते हैं यार अगला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये 7 से 8 क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, जिसमें हमारे को एक x होता है y होता है, तो भाई इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो ये क्या कह रहा है, जॉन इज 20 इयर्स ओल्डर देन स्टीव। तो भैया जो जॉन है, जो जॉन है वो 20 इयर्स ओल्डर है स्टीव से। जो जॉन है वो कितने इयर्स ओल्डर है स्टीव से, 20 इयर्स। तो j इज इक्वल टू s प्लस 20। सही है भैया। उसके बाद वो क्या कह रहा है, अगली कंडीशन क्या कह रहा है, इन 10 years स्टीव एज विल बी हाफ ऑफ जॉन। अच्छा भैया 10 साल बाद क्या हो रहा होगा, 10 साल बाद ये हो रहा होगा कि जो स्टीव है, s प्लस 10 कर देते पहले, तो जो स्टीव है वो जॉन की एज का आधा हो जाएगा। तो जॉन की एज 10 साल बाद क्या हो रही होगी, j प्लस 10, और j प्लस 10 का जो स्टीव है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन की, जो स्टीव है वो हो जाएगा हाफ। तो इसका भैया डिवाइड कर देंगे 2 से। हम यार इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, j की वैल्यू अगर हम ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर लें, ये हो जाएगा s प्लस 10 इक्वल टू s प्लस 30। s प्लस 30 क्यों भाई, मैंने यहाँ पे j की वैल्यू पुट कर दी जो कि थी s प्लस 20, तो यहाँ पे आ गया s, 20 प्लस 10 हो गया 30, और यहाँ पे 2 को मैंने इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 20 इक्वल टू s प्लस 30। तो यार अब इसमें हम लोग कॉमन सेंस लगा लेंगे, दिमाग लगा लेंगे, या फिर अगर हम वो भी नहीं करते भाई ऑप्शन पुट करके देख लो भाई, 2 करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, 8 करेंगे सेटिस्फाई नहीं होगा, 10 रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा, तो 10 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। यार अभी अगला क्वेश्चन आता है, पॉइंटिंग टू अ बॉय अरुणा सेड टू पुष्पा द मदर ऑफ हिज फादर वाइफ ऑफ योर मैटरनल ग्रैंडफादर, हाउ इज द पुष्पा रिलेटेड टू बॉय। यार अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ोगे या धीरे से ही पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना यार, इसमें कुछ चीज मिसिंग है। पॉइंटिंग टू अ बॉय अरुणा सेड टू पुष्पा द मदर ऑफ हिज फादर वाइफ ऑफ योर मैटरनल ग्रैंडफादर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में हमारे को अटपटा लग रहा है। अगर हमारे को किसी के बहुत अच्छे बोलते हैं हमारे को भैया लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है ऐसे क्वेश्चंस की, तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको फेवरेट क्वेश्चन नहीं है तो भैया इसको फर्स्ट राउंड में बिल्कुल छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है भैया ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में करने की। और शायद जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन में कुछ मिसिंग था, ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं था, इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेंगे हम लोग ओरिजिनल पेपर से। जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग था, तो ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से, आपको भी जैसे मैं क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूँ तो ये आपको भी स्ट्रेटेजीज लेनी है कि अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है, कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन स्किप करो, आगे बढ़ो। भैया 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने का टारगेट हमारे को नहीं रखना, हमारे को 120 मिनट में वो 90 या वो 80 क्वेश्चन करने हैं जो हमारा सिलेक्शन करा दे। हमारे को ये नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन है, राइट। सारे क्वेश्चन करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ वो क्वेश्चन करने चाहिए हमारे को जो हमारे को समझ आ रहे हैं, इजी लग रहे हैं और कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी क्वेश्चन को स्किप करने की आदत अपनी बना के रखनी है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर कम इन द सीरीज। अच्छा भैया
तो ये अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है भैया, ये तो ये प्लस माइनस की सीरीज होती है, ये इस तरह की कुछ सीरीज होती है। और सीरीज के क्वेश्चन तो यार आप लोग प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करो, जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं भैया इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही क्वेश्चन घूम घूम के रिपीट होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो के पार्ट में देखा था 2017 का, मतलब इसी 2017 के ऊपर का एक क्वेश्चन था तो 2019 में भी रिपीटेड था, वैसे एक और क्वेश्चन इसके आगे भी आएगा जो 2019 में रिपीटेड है। तो जितने भी सीरीज क्वेश्चन है वो तो आप प्रीवियस ईयर से करोगे तो बेस्ट रहेंगे, ताकि आपको सीरीज का थोड़ा आइडिया लगता है कि यार इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है यार, तो ये है 2 4 12 24 72 2 4 12 24 72। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें यार एक चीज इसमें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भैया 2, अगर मैं 2 into 2 कर दूं, 2 into 2 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 4, 4 into 3 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 12। अगर मैं इसी तरह से 12 into 2 कर दूं, 12 into 2 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 24, और अगर 24 into 3 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 72। फिर ये हमारे को एक पैटर्न मिल गया कि भैया 2 into 2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और अगली टर्म को लाने के लिए 2 into मतलब जो भी आ रहा है उसको into 3 कर रहे हैं। तो इसी तरह यार अगर हम ये अगले वाले में देखें तो यहाँ पे भी into 2 into 3 हो रहा है, तो अगर हम 72 into 2 कर दें, 72 into 2 वो हो जाएगा हमारा 144, वो हो जाएगा हमारा 144। अब हम लोग चेक करेंगे कि 144 किस ऑप्शन में है। 144 यार एक ही ऑप्शन में, तो वैसे तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अपनी कन्वीनियंस के लिए हम चेक कर लेते हैं 144 into 3 करके। तो अगर हम 144 into 3 करेंगे तो 3 4 12, 2 1 कैरी ओवर ऊपर ऐड हो जाएगा, 3 1 आगे तो 432 अगला ऑप्शन है भैया, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको टाइम बचाना है इसमें, तो आप सिर्फ 144 अगर आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो सीधा उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ, अगला वाला चेक ही मत करो, तो आपके ये जो 5-10 सेकंड बचेंगे या आगे आपका 1 मिनट बन जाएगा लास्ट में किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर देगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है यार फिर से ये क्वेश्चन आ गया, एक पजल टाइप क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स है। चलो इतने क्वेश्चन को हम लोग उठा सकते हैं। अगर 6 से ऊपर वेरिएबल्स है तो उस क्वेश्चन को हम पिक नहीं कर रहे होंगे फर्स्ट राउंड में। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, यार हमारे पास 2 रोज हैं, ओके, P Q R S T and U are sitting in 2 rows, 2 रोज है हमारे पास, 3 in each row facing each other। इसमें भैया 3 बच्चे बैठे हुए हैं हर रो के अंदर और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं मतलब एक दूसरे की शक्ल को देख रहे हैं। चलो ठीक है भैया, बिल्कुल सही है, राइट। पहला कंडीशन क्या कह रही है, R is second to the left of P। चलो ठीक है भैया, मैं मान लेता हूँ R जो है वो है लेफ्ट ऑफ P के। अगर P के लेफ्ट में होना है R को, तो यार R किसी कॉर्नर पे ही बैठा होगा। तो यार अगर मैं मान लूँ R यहाँ बैठा है, R is to the second to the left of P, तो भैया P के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे होगा। और यार इसके अलावा हम R और P को कहीं बिठा नहीं सकते, या तो हम ऊपर रख सकते थे वो भी रख सकते हैं, पर R और P को ये मतलब मैं R को यहाँ कर दूं वो पॉसिबल नहीं है, R यहाँ आ जाए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि R को भाई लेफ्ट में होना है और वो भी सेकंड लेफ्ट पे होना है, और सेकंड लेफ्ट के लिए हमारे पास एक ये पोजीशन है या एक ये पोजीशन है। लेकिन हम अभी चलो एज्यूम कर रहे हैं कि हम नीचे वाली रो को कंसीडर कर रहे हैं। चलो भैया फर्स्ट कंडीशन हो जाए तो भाई कंडीशन को ऐसे ही पढ़ो, तो वैसे उसको अंडरलाइन कर दो या टिक कर दो, ताकि आप दोबारा से गलती से क्वेश्चन को रीड ना कर लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, सेम कंडीशन दोबारा पढ़ लेते हैं तो हमारे कुछ टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। फिर आती है अगली कंडीशन, यार Q and T आर फेसिंग ईच अदर। भैया Q and T जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो यार अब हमारे को पता है यार R और P इसके सामने Q and T नहीं रख सकते। अगर Q यहाँ आता तो यहाँ पे T आना होता, और Q यहाँ आता तो यहाँ पे T आना होता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यार या तो Q यहाँ पे आएगा या T यहाँ पे आएगा, तो यार यहाँ पे T Q हो जाएगा। इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। अभी हम लोग चेक कर लेंगे कि भैया कहाँ पे Q है कहाँ पे T है, ठीक है, लेकिन आएगा इसी पोजीशन पे। ये कंडीशन में हमने पढ़ ली, इसको टिक कर देंगे। S and P are diagonally opposite to each other। तो भैया S और P diagonally opposite का मतलब है कि अगर हम डायगोनल बनाएंगे तो ऑपोजिट हैं, तो यार यहाँ पे S की पोजीशन भी पक्की हो गई। S and P are diagonally opposite to each other। Q is not a neighbor of R। जो Q है वो R का नेबर नहीं है, तो भैया Q यहाँ से पक्की बात ही हट गया, तो भैया T को ही R का नेबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर जो आ रहा होगा वो Q आ रहा होगा। अब हमारे पास एक पोजीशन बच गई, और बंदा कौन सा बच गया, U वाला बंदा बच गया। तो ऑब्वियसली बात है एक ही पोजीशन है, एक ही बंदा बचा, तो U वाला यहीं बैठ रहा होगा। चलो यार अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Which of the following sitting in a row? कौन से लोग हैं जो एक रो में बैठे हैं? तो हमारे को पता है PTR एक रो में बैठे हैं और SQU एक रो में बैठे हैं, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। PTR ये क्वेश्चन गलत, PUS ये गलत, UTS ये गलत, PTR हाँ PTR बैठे हैं भैया, D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बहुत सही, इजी क्वेश्चन बन गया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया यार, ये है 63-66 बेस्ड क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन होगा, 63 60 और 60 और 66। अच्छा भैया 4 क्वेश्चन एक ही उसके ऊपर बेस्ड है, तो हाँ इसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे 6 टीचर्स दे रखे हैं, तो 6 वेरिएबल्स हैं। तो मैंने आपको बोला अगर 5 से तक का क्वेश्चन हो तो आप फर्स्ट राउंड में पिक करो, 5 से ज्यादा का तो फर्स्ट राउंड में पिक ना करो। चलिए यार अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये भी पजल का क्वेश्चन है। देखो यार अगर आप पजल के क्वेश्चन ही देखोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ 50% से ऊपर क्वेश्चन जो है वो पजल के आते हैं। 50% से ऊपर जो क्वेश्चन है वो पेपर में पजल्स के आते हैं। तो आप पजल्स पे जितना अच्छे से वर्क कर लोगे और प्रीवियस ईयर की पजल को जितना सॉल्व कर लोगे उतना कॉन्फिडेंस गेन कर जाओगे। और जिस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ और जिस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ उस ट्रिक को आप कैच करोगे तो आपको बहुत हेल्प हो रही होगी।
तो यार अब देखते हैं 6 टीचर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं ABCDEF इन अ स्कूल, ईच टीचर हैज 2 सब्जेक्ट्स। अच्छा, हर टीचर के 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था शायद 2012 में 13 में, क्वेश्चन रिपीटेड था, उसी का ये 2017 में भी आ रखा है मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक है, तो यार अब हमारे को क्या बोला गया कि यार हमारे पास 6 टीचर्स हैं, चलो सबसे पहले 6 टीचर्स के नाम लिख लें। एक टीचर है A, एक टीचर है B, एक टीचर है C, एक टीचर है D, एक टीचर है E और एक टीचर है हमारी F। चलो बहुत सही। और इनके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक है कंपलसरी सब्जेक्ट, उसको लिख देते हैं हम COM, कंपलसरी सब्जेक्ट है एक हमारे पास, और एक हमारे पास है भैया एडिशनल सब्जेक्ट, एक हमारे पास है एडिशनल सब्जेक्ट। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट, या ये डी एडिशनल नहीं है, ऑप्शनल है, सॉरी गलती हो गई मुझसे। एक है हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हमारे को ये पता लग गया डी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ये क्या है, हिस्ट्री। हिस्ट्री को मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, while 3 others have it a compulsory subject। ठीक है भैया, डी का तो भैया जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, बाकी 3 का ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। अभी देखते हैं किसका कंपलसरी है। E and F have physics as one of their subject। ठीक है भैया, E और F के पास फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। ओके, E and F के पास फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। F's compulsory subject is mathematics। ठीक है, F का जो हमें पता लग गया कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को मैं हमसे डिनोट कर रहा हूँ, जो कि मैथमेटिक्स है, विच इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर बोथ C and D। और वो C और D का क्या कहते हैं, कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सॉरी राइट। F का कंपलसरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, विच इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर C और E। C और E का जो भैया ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मैथमेटिक्स, कि E का भी हो गया मैथमेटिक्स और C का भी हो गया मैथमेटिक्स। चलो भैया यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट, बट इन टर्म्स ऑफ कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट दे आर रिजर्व्ड ऑफ डीज। केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ द टीचर्स। अच्छा भैया, तो ये कह रहा है कि भैया कि जो डी का है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, यार हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट, बट इन टर्म ऑफ कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दे आर रिजर्व्ड ऑफ डीज केमिस्ट्री। ठीक है भैया, बहुत सही। तो यार ए के अंदर वो जो है हमारे को कह रहा है कि हिस्ट्री और इंग्लिश उसके भैया सब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे को ये पता लग गया है, हमारे को पता था कि हिस्ट्री सिर्फ एक ही बंदे का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो यार अगर ए का भी हिस्ट्री और इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो यार ए का हिस्ट्री जो है वो कंपलसरी होना पड़ेगा। क्यों कंपलसरी होना पड़ेगा? क्योंकि हमारे को यहाँ ऊपर बोला गया था कि भैया डी का ही ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, बाकी 3 लोग हैं उसका कंपलसरी है। तो यार अगर ए के 2 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री और इंग्लिश, और हमारे को पता है 3 लोगों का हिस्ट्री कंपलसरी होना ही होना है, भैया ऑब्वियसली अगर ए के पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसका कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश ई हो जाएगा इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Chemistry is an optional subject of one of the teachers. There is only one female teacher who has English as their compulsory subject. ठीक है भैया, एक ही फीमेल टीचर है जिसके पास इंग्लिश जो है उसका कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो यार अब हमारे पास इतनी टेबल भर चुकी है, अब हम लोग दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यार क्वेश्चन में हमारे पास एक चीज ये थी कि भाई ई एंड एफ के पास फिजिक्स है उनका एक सब्जेक्ट। हमारे को पता है यार ई का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो भैया फिजिक्स ही होना पड़ेगा, क्योंकि ई और एफ के पास एक सब्जेक्ट फिजिक्स है ही है, और एफ का सिमिलरली जो भैया ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो फिजिक्स ही होना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एक ना एक सब्जेक्ट फिजिक्स का है ही है। साथ में हमारे को एक और चीज पता है यहाँ पे यार कि भैया 3 लोग जो हैं उनका हिस्ट्री अभी कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही है। तो यार हम लोग एक और चीज कैसे कर सकते हैं यहाँ से कि अभी हमारे पास 3 लोगों के बताने बचे हैं कि जिनके पास कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को पता है भाई डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो भैया उसका कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं हो सकता, पक्की बात है। और हमारे को एक और चीज यहाँ से पता लग गई कि है कि इंग्लिश भैया एक कंपलसरी सब्जेक्ट है एक फीमेल टीचर का। तो भैया अगर हमारे को पता है कि इसका हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो भैया इसके पास हिस्ट्री दोबारा यहाँ पे आ नहीं सकता, और बाकी 2 के पास हमारे को हिस्ट्री ही डालना पड़ेगा, क्योंकि भैया हिस्ट्री 3 लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट था। तो भैया जो डी होगा जिसको इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, और यही हमारी फीमेल टीचर होगी। फीमेल टीचर को मैं नेगेटिव से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, और भैया इससे हमारे को पता लग जाएगा कि भाई जो कंप्यूटर इसका क्या कहते हैं बी और सी का हमारा जो है हिस्ट्री जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे हो रहा होगा। अब हमारे पास एक सब्जेक्ट और बचा था यहाँ पे, हमारा था केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, कि भैया केमिस्ट्री का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है किसी एक टीचर का। तो हमारे पास बंदा कौन सा बचा है, सिर्फ बी। तो भैया बी का जो होगा केमिस्ट्री वो होगा इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट? भैया केमिस्ट्री किसका एक सब्जेक्ट है, भैया बी का सब्जेक्ट है, तो बी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया। Which of the following group of teacher has history as compulsory subject? किसके पास हिस्ट्री है कंपलसरी सब्जेक्ट? चलो भैया देख लेते हैं हम लोग। BCD के पास, ABC के पास, CD के पास, ACD के पास। ये तो हमारे को पता है भैया 3 लोगों के पास है, तो भैया जिसमें 2 लोग ऑप्शन है वो तो हट ही गया। फिर हमारे को BCD में D का बचा, D इंग्लिश टीचर है, तो भैया D ऑप्शन दोबारा से करिए, क्योंकि D के पास इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो ऑप्शन जो बचा वो हो गया ABC, बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। Disregarding which is compulsory or optional subject, who has the same 2 subject combination as that of F?
भैया एफ के जैसे कॉम्बिनेशन किसके पास हैं, जरूरी नहीं है कि वो कंपलसरी हो या ऑप्शनल हो, या कंपलसरी ना हो ऑप्शनल ना हो। तो अगर वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं तो हम देखते हैं भैया एफ के पास था मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो सिर्फ एक ई है जिसके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, चाहे वो ऑप्शनल में है या नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा ई वाला पार्ट। ठीक है भैया। तो यार अब आप देखो यार 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड थे, व्हिच व्हाट इज द कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ सी, व्हाट इज द हिस्ट्री इज द कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ सी। तो यार ये जो 4 क्वेश्चंस थे ये हमने कितने इजीली सॉल्व कर लिए सिर्फ एक टेबल मेंटेन करने से। ये वाली जो टेबल हमने बनाई है, मैं मानता हूँ इस टेबल को बनाने में हमने 2-2.5 मिनट का कुछ टाइम लिया है, पर इस 2-2.5 मिनट के अंदर से हमारे 4 क्वेश्चन कितने इजीली बन गए और ये कितनी इजीली टेबल हमारी मेंटेन हो गई थी। तो यार अगर आपको ये टेबल समझने में कोई दिक्कत हुई है तो वीडियो को पॉज करना, दोबारा से देखना जिस तरह से मैंने फिल आउट करी है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत लॉजिकल है यार, मतलब लॉजिकल इन द सेंस कि तुम थोड़े थोड़ी चीजों का लॉजिक पकड़ पकड़ के बहुत उसको यूज करके कंप्लीट क्वेश्चन बना सकते हो। तो यार इस कंप्लीट क्वेश्चन को जैसे मैंने समझा और इसमें अपने आप फॉर्म फिल मतलब फिलिंग जो करी है मैंने, उस चीज को आप लोग एक बार दोबारा से देखना जिसको समझ नहीं आई हो, और दोबारा देख के समझना कि मैंने किस पैटर्न पे इसको फिल करा है। तो ये आप बहुत लॉजिकली आंसर इस चीजों के बना पा रहे होगे, और ये देखो 4 क्वेश्चन आपके बहुत इजीली बन चुके हैं इससे, राइट। सॉरी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। इफ ट्रांसफर इज कोडेड एज रैंड ट्रांसफर एंड एलिफेंट इज, तो एलिफेंट किस तरह से कोड हो रहा होगा। चलो ठीक है यार, ये मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है यार। 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं और सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, आप छोड़ ही नहीं सकते। तो ये देखो यार टी आर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यार टी आर है, यहाँ पे क्या हो रहा है आर टी हो रहा है, तो यार टी आर को इन्होंने रिवर्स करके आर टी कर दिया। इसी तरह अगर हम लोग ए एन को देखें ध्यान से तो ए एन का इन्होंने ना कर दिया। अगर हम ऐसे एस एफ को देखें तो एस एफ को इन्होंने एफ एस कर दिया, और इसी तरह ई आर को देखें तो इन्होंने आर ई कर दिया। तो अब अगर हम एलिफेंट पे आते हैं तो एलिफेंट के यार दो वर्ड्स को ऑपोजिट करके चलते हैं। आई एम सो सॉरी, दो वर्ड्स को ऑपोजिट करते चलते हैं। तो यार ई एल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल ई। हम देखते हैं भैया एल ई किसके अंदर है, एल ई सबके अंदर ही है। चलो ठीक है भैया, इसमें तो कोई ऑप्शन काट नहीं सकते। उसके बाद आते हैं भैया ई पी, तो ई पी का क्या हो जाएगा पी, तो एल ई के बाद पी किसके अंदर है, तो भैया देखो इसमें पी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, बाकी सब ऑप्शन में पी ही है, एल ई पी ही है। तो ठीक है भैया ये ऑप्शन अभी तक बना हुआ है। उसके बाद हम आते हैं एच ए पे, एच ए का क्या हो जाएगा ए एच। अब भैया किस किस ऑप्शन में ए एच नहीं है, इस वाले ऑप्शन में ए एच नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। फिर हम आते हैं एन टी पे, अब किस ऑप्शन में एन टी के का ऑपोजिट जो होगा टी एन, किस ऑप्शन में टी एन नहीं है तो इस ऑप्शन में टी एन नहीं है, तो भैया बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपको ये ऑप्शन रिजेक्ट करके मिल गया। और कितना सिंपल क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। कभी कभी क्या होता है हम बड़ी बड़ी वजह से फंस जाते हैं। तो ये जो एक सिंपल क्वेश्चन था जो हमारे को 6 नंबर बिना किसी मेहनत के, मतलब बेकार है ये क्वेश्चन। अगर आप एमसीए का मतलब बच्चा बैठा है यार, ये क्वेश्चन तो यार छोटा भाई भी अगर मेरा कोई होगा 6 का वो भी इजीली सॉल्व कर पा रहा होगा और बता रहा होगा यार ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस है। पीएसए टाइप भी हमने जो सॉल्व करे थे 9 10th के अंदर, 8th क्लास के अंदर, ये उस टाइप का बेस क्वेश्चन है जो आपको ओलंपियाड में भी देखने को मिलता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अब यही कभी कभी क्वेश्चन मिस हो जाए और घर आके हम तो देखते हैं यार कि ये क्वेश्चन मिस हो गया, तो देखो कितना दुख होता है। तो पजल्स को करो, मैं मना नहीं करता, पर जो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं ये भैया आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। आपको देखो +6 मार्क्स इसने बिना किसी मेहनत के दे दिए पेपर के अंदर। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के करा करो, राइट। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कम्स इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा भैया ये सीरीज कंप्लीट करने का क्वेश्चन है। देखो भाई सीरीज का फिर से क्वेश्चन आ गया, आई गेस हमारा 5वां क्वेश्चन है या चौथा क्वेश्चन है सीरीज के ऊपर। तो देखो 4-5 क्वेश्चन सीरीज के भी हमारे को हर पेपर में देखने को मिल रहे हैं। इसको अगर हम लोग देखें बना के तो यार ये क्या कह रहा है 61 दे रखा है हमारे को, फिर दे रखा है 57, फिर दे रखा है 50, फिर अगेन 61 दे रखा है, फिर 43, 36 और 61, 36 सॉरी और 61, राइट। और हमारे को आगे के 2 बताने हैं। फिर अगर आप इस चीज में एक चीज ध्यान से नोट करो तो 61 बहुत बड़ा है। अगर हम पहले देखें तो 61 - 4 से 57 होता है, ठीक है भैया। 57 - 7 से 50 होता है, पर ये 61 दोबारा आने का क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 61 हमेशा 2 नंबर बाद रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ये 2 के बाद रिपीट हुआ, यहाँ पे फिर दोबारा 43 और 36 के बाद 61 रिपीट हुआ। एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, राइट। तो यार 61 रिपीट हो रहा है। चलो 61 को अगर हम इग्नोर करें तो अंदर का कोई पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यार 57 और 50 था, तो यार क्या करेंगे -7 करेंगे तो 50 आ रहा होगा, ठीक है भैया। अगले पे आए 43। फिर अगर हम लोग अगर 1 मिनट के लिए 61 को अभी यहाँ से इग्नोर करें या इस वाले 61 को इग्नोर करें कि भाई सर की ऐसे ही दे रखे हैं, अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं हम लोग, तो यार 50 के अंदर क्या हो रहा होगा, 50 मतलब 57 - 7 से 50 आ रहा है, तो 50 - 7 से हमारे पास 43 आ रहा है, बिल्कुल सही है भैया। और अगर हम 43 में से 7 को माइनस करें तो 36 आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगर हम लोग ट्राई करेंगे 36 से आगे 61 को भी हमने इग्नोर करा है, 37 - 7 से क्या आ रहा है, 36 - 7 से हमारे पास क्या आ रहा होगा 29, और 29 - 7 से क्या आ रहा होगा 22। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है 29 और 22 की? ये रहा भैया ऑप्शन। ये देखो भैया कितने आराम से आपने इस क्वेश्चन को बना लिया। अब भैया अब 61 देख के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पर यार तुम ये देखो 61 बिना किसी बात के रिपीट हो रहा है, उसके अंदर कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा जो 61 फॉलो कर रहा हो। 61 अगर हम
थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, तो इस तरह से देखो। तो यार ये चीज अब तुम बोलोगे भैया आपने कैसे कर लिया, मैंने इसको इस तरह से करा क्योंकि यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, तो एक थोड़ी ना दिमाग में तुम्हारे पास एक अप्रोच बन जाती है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यार अलग अलग बुक्स में मिल जाते हैं, और ऑनलाइन भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यार इस तरह से यार अगर आप क्वेश्चन की ट्रिक पकड़ लोगे, अब भैया मेरे को पक्का पता है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन 2021 के पेपर में हमारे पास आ गया, यहाँ पे 61 की जगह मान लो को 31 या 41 हुआ और बीच में नंबर माइनस हो रहे होंगे, तो मेरे को पक्का पता है यार आप लोग 41 को इग्नोर कर दोगे और बीच के नंबर्स को माइनस करके आंसर निकाल रहे होगे। तो यही चीज होती है, एक बार प्रैक्टिस प्रीवियस इससे अगर आप लोग करो, जिससे मैं बहुत स्ट्रेस डाल रहा हूँ भैया 70 डेज जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी उसमें मैंने बहुत स्ट्रेस डाला, और अभी तक बहुत स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर को रोज रात को सॉल्व करो। और क्यों करो, क्योंकि भैया उससे आपको ट्रिक्स मिलती हैं, टिप्स मिलती हैं, और चीजें समझ आती है कि अच्छा यार ये अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। तो जितने जितने आप प्रीवियस जितनी बार सॉल्व करोगे उतनी आपको हेल्प मिल रही होगी। मैं आपको करता है यार आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, जल्दी से जल्दी यार इन वीडियोस को लाइक कर दो ताकि हमारी भी एक मोटिवेशन बनी रहे और हम भी बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस लाते रहें। साथ ही यार कंप्यूटर सेक्शन की वीडियोस भी आज शाम को या कल तक कंप्यूटर सेक्शन की वीडियो पक्का पक्का पब्लिश हो रही होगी, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। हम थोड़े बिजी हो गए थे खुद के पेपर्स के अंदर, तो वीडियो पब्लिश नहीं हो पाई थी, लेकिन आज शाम तक वो वीडियो जरूर आ रही होगी। तो चलिए यार इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कलर्स will be required to paint all the sides of a cube without the adjacent sides having the same color। यार ये सेम क्वेश्चन भैया, ये सेम क्वेश्चन 2019 के पेपर में था कि हमारे पास भैया एक क्यूब है, हमारे को उस क्यूब को भैया इस तरह से पेंट करना है कि भैया उसकी कोई भी जो दो साइड्स हैं वो सेम कलर की ना हो, तो हमारे को मिनिमम कितने कलर्स लग रहे होंगे। और ये सेम क्वेश्चन BHU 2020 के पेपर में भी था कि भैया ये सेम क्वेश्चन डिट्टो सेम, वैल्यूज भी चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं। तो भैया इसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं, ऊपर वाली को रेड कर दें, नीचे वाली को रेड कर दें, इधर वाली को ब्लू कर दें, इधर वाली को ब्लू कर दें, और भैया आगे पीछे के अंदर हम लोग ग्रीन कर दें, आगे वाली साइड को ग्रीन कर दें और पीछे वाली साइड को भी ग्रीन कर दें। फिर अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो मिनिमम 3 कलर्स रिक्वायर्ड होंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बहुत बार सॉल्व करवाया है, तो भैया इसका आंसर जो होता है वो 3 होता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, BHU में आया हुआ है भैया ये क्वेश्चन 2020 के पेपर में, 2019 निमसेट में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तो यार देखो प्रीवियस करने से कितनी हेल्प मिलती है। क्वेश्चन अगर किसी और कोई बच्चा जिसने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा सीधा ट्रिक करेगा, उसको बनाने सोचने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ रही होगी, राइट। अब यार अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच पेयर कम्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स। अब यार ये जो क्वेश्चन है यार ये ट्रिक पे बेस्ड है, इसमें फिबोनाची सीरीज फॉलो हो रही है। अगर आप नॉर्मल कोई बच्चे से सॉल्व करने बैठेगा कि 1 1 3 3 2, यार ये क्या पैटर्न बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। वैसे यहाँ पे 2 और 3 मतलब शफल्ड हो गए हैं, ये 2 यहाँ पे था और 3 सॉरी शफल्ड नहीं हुए, ये फिबोनाची सीरीज का पैटर्न है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिबोनाची सीरीज का पैटर्न क्या है इसमें। फिर 1 1, तो 1 1 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो भैया वो बनता है 2, तो 1 + 1 2, ये रहा 2 + 3 5, भैया 5 आगे लिखा हुआ है 5 प्लस, अगर हम 5 + 3 करेंगे तो भैया 8, इसी तरह भैया 8 + 5 करेंगे 13, तो 13 हमारे पास ये रहा, 13 + 8 करेंगे तो 21 हमारा ये रहा। इसी तरह यार अगर हम 13 और 21 को ऐड करेंगे, 13 और 21 को ऐड करेंगे तो भैया हमारा क्या बन जाएगा 34 हमारा ये रहा इस ऑप्शन के अंदर, और 34 प्लस अगर हम 21 करेंगे तो 55, तो भैया सी ऑप्शन जो है 35 और 34 ये ऐड हो रहा होगा। तो फिबोनाची सीरीज हमारी क्या होती है 0 1 1 2 3 इस तरह से चल रही होती है सीरीज हमारी। यार इसमें क्या हो रहा था, हम लास्ट दो को ऐड करके अगली डिजिट निकाल रहे थे। 0 + 1 1 हो रहा होता है, 1 + 1 2 हो रहा होता है, 1 + 2 3 हो रहा होता है। तो इस तरह से यार जो सीरीज है ये आगे चलती रहती है, और ये फिबोनाची सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम में देखोगे तो शायद आपसे ना बने, पर अब जैसे मैंने फिबोनाची मेंशन कर दिया तो आप फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन भी देख सकते हो। शायद हमारा छठा क्वेश्चन हो गया है सीरीज के ऊपर, तो देखो कितने सारे सीरीज के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। तो इसी के साथ यार हमारा ये 2017 का निमसेट का पेपर एनालिसिस खत्म होता है। मैं होप करता हूँ यार आप सबको क्वेश्चन सीरीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, जो ट्रिक्स बताई हैं, तो पिछले एपिसोड में भी ट्रिक्स बताई थी कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट कर रहे हैं, वो सब लोगों को आपको अच्छी लगी होंगी, आप लोगों को समझ पाए होंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज पे थे कि भैया हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत खुशी देती है कि जब आप लोग इन चीज़ों को यूज करते हो और इंप्लीमेंट कर पाते हो। साथ ही साथ यार अब आप और बताओ कि आपको और कौन से पेपर का लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस चाहिए, या पजल प्रॉब्लम्स में क्या आपको दिक्कत आ रही है, उनको सॉल्व करने में आपको क्या एनालिसिस चाहिए। और बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे बच गए हैं जिनका फॉर्म फिल नहीं हुआ है। तो यार आज 3 अप्रैल है, तो यार अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं करा है, सबमिट नहीं करा है, लॉक नहीं करा है, तो यार जल्दी से उस पर एक्शन लीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं हमारे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, हमसे क्वेरी को सॉल्व करवाइए। और प्लीज यार कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया हम यहाँ पे क्या भरें वहाँ पे क्या भरें, तो प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर भेजा करो यार अपने साथ, अपनी मार्कशीट का या किसी चीज का, ताकि हम आपको उसके साथ रेफरेंस देके हेल्प कर पाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बिना स्क्रीनशॉट के भेजते हैं, तो हमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार क्योंकि सबके कॉलेज की मार्कशीट अलग अलग होती है। डीयू का तो हमारे को पूरा अच्छे से आइडिया, और डीयू के बहुत सारे बच्चों को अपने गाइड करा के उनके जो फॉर्म्स है वो लॉक भी करा दिए हैं, पर कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कत है। तो यार वो लोग टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट करें और हमसे बात करें, या फिर इसी के अंदर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखते हैं।
साथ ही साथ यार आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, कंप्यूटर साइंस सेक्शन की वीडियो आज शाम तक आ जाएगी। उसके अलावा किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो भी आप इस कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमारी मोटिवेशन भी बनी रहे और हम आप सबके लिए ऐसी 70 डे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की और वीडियोस लाते रहें। अब ये जो लास्ट के 50 दिन आप लोगों के पास बचे हैं यार, ये बहुत क्रूशियल है और आपको इनका भरपूर फायदा उठाना है और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो इसी के साथ यार आज की वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल। Closed doors, I'm a fool for your love.